हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं बीटीसी यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो है उसका हमारा पेपर है साइंस का उसको। तो इसके लिए समय दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का और 25 नंबर जो होता है 25 अंकों का ये पेपर होता है और 12 अंक लाने इसमें ज़रूरी होते हैं। शुरू में दिए होते हैं इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर 2023 का आपका एग्ज़ाम पेपर है, देख सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसका कि उदरपाथज पदार्थ नहीं है। तो इनमें से उदरपाथज पदार्थ कौन सा नहीं है? जो यहाँ पर दिए गए हैं कि इसमें दिया गया है कि नौसादर, ठीक है, आयोडीन और कपूर जो दिया गया है यहाँ पर ये होते हैं उदरपाथज पदार्थ। नहीं है कौन सा? तो ये तो तीनों हमारे उदरपाथज पदार्थ हो गए। तो नमक इनमें से उदरपाथज पदार्थ नहीं है। उदरपाथज पदार्थ होते क्या हैं? तो ये वो पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उदरपाथज पदार्थ। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है आपका? कीटभक्षी पौधा है इसका नेपेंथीज। क्योंकि कीटभक्षी पौधे जो हैं वो दलदली भूमि में उगते हैं और इस कारण क्या होता है कि इनमें नाइट्रोजन प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं। थर्ड दिया गया है कि नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। कौन सी विधि है? वाष्पन विधि। क्योंकि समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है और जैसे ही जो पानी के अणु सूर्य की गर्मी को अवशोषित करते हैं ये जल वाष्प में बदल जाते हैं और नमक छोड़ देते हैं, क्योंकि नमक का क्वथनांक जो है वो कम होता है। उसके बाद दिया गया है कि द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान को हम किसी भी द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। किससे निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो हमारी ऑक्सीजन है वो निकलती है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? वो हरे भाग और उनके जो सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से शोषित जल द्वारा किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन का उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पर एक एक नंबर के हैं। वो भी कितने नंबर के हैं? यहाँ पर 6 नंबर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या समझते हैं? तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वर्षा जल संचयन। तो वर्षा का जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाने से पहले सतह पर, सतह के ऊपर, सतह के नीचे या उप सतह में एकत्रित किया जाना या संचित किए जाने की तकनीक क्या कहलाती है? वर्षा जल संचयन। इसको हम एक और शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं कि वर्षा जल को इकट्ठा करना, भंडारण करना एवं पुनः शोधन करके कृषि, घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग में लाने को वर्षा जल संचरण संग्रहण कहते हैं। वास्तव में वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को इकट्ठा करना ही जल संग्रहण का मौलिक सिद्धांत है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल मांगा है तो माना ए एवं बी दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं तो ए पिंड द्वारा बी पर आरोपित बल बराबर बी पिंड द्वारा ए पर आरोपित बल। तो यहाँ पर देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, यानी कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं वो भी इतना ही बल हम में लगाती है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। इसका भी सॉल्यूशन देखिए कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है पर आकार यह उस पात्र का ग्रहण करता है जिसमें इसे रखा जाता है, क्योंकि एक एक नंबर में इसलिए ज़्यादा लॉन्ग लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमें पता होता है कि द्रव अवस्था जिस भी हम इसे पात्र में ग्रहण करेंगे, किस में भी डाल देंगे, वो उसी का आकार ले लेगी। 9th पर दिया गया है कि दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझो। दोलन गति किसे कहते हैं? यहाँ वस्तु किसी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, यानी कि एक माध्य स्थिति होती है और इसके इधर उधर गति करती है, माध्य स्थिति के दोनों साइड।
दोलन गति को पिंड की अपनी निश्चित स्थिति के इर्द गिर्द या इधर उधर की गति के रूप में परिभाषित किया गया है। एग्जाम्पल मांगा है तो दीवार की घड़ी का जो पेंडुलम होता है आपने देखा होगा, वो इधर उधर जो घूमता है उसकी गति क्या कहलाती है? दोलन गति। 10th पर दिया है कि यौगिक किसे कहते। सो देखिए कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। और उसके बाद दिया गया कि मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? तो मृतोपजीवी वो जीव है जो अपना भोजन मृत वे गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। उसके बाद दिए गए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन है और प्रत्येक जो है वो 2-2 अंक का है। तो फर्स्ट देख लीजिए, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको समझते हैं पहले। भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझना है। तो क्या है कि कुछ पौधों के तने प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अपने तनों को रूपांतरित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे नागफनी होते हैं, नागफनी क्या करते हैं? रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और वो प्रतिकूल अवस्था से बचने के लिए अपना जो तना है उसको मांसल कर लेते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो तने में रूपांतरित हो जाती हैं। तो पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी तो भोजन बनाने का कार्य कौन करेगा? तने ही करेगा ना। लघु का यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, इसकी थ्योरी देखते हैं। बल से क्या अभिप्राय है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। और बल के प्रकार जो है वो 5 हैं, जो कि निम्न है। फर्स्ट है पेशीय बल। तो पेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। एग्जाम्पल है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना। ठीक है। सेकंड होता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल या ग्रेविटी जो होती है, पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। तो सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है, यानी ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशन फोर्स, सिर्फ पत्थर के टुकड़े पर ही नहीं करता है। थर्ड दिया गया है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक लोहे की कीलों को अपने और खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाया बल चुंबकीय बल होता है। फोर्थ होता है विद्युतीय बल। तो प्लास्टिक के पैमाने को सूखे बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों की ओर लाने पर ये प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। शायद आपने भी ये क्या हो कभी, ऐसा विद्युतीय बल लगने के कारण होता है। तो ये क्या कहलाता है? विद्युतीय बल। उसके बाद दिया गया यहाँ पर जो फिफ्थ होता है घर्षण बल। तो घर्षण बल वह बल जिसमें दो वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में विरोध होता है। ये 5 प्रकार के बल हैं, बलों के प्रकार हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड दिया गया है यहाँ पर कि ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमें सचित्र वर्णन करना है इसका। ठोस के जो अणु होते हैं उनका अंतराण्विक जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है उनके बीच बहुत कम होता है, और जो हमारे लिक्विड के अणु होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि पास पास होते हैं तो है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो गैस के अणु होते हैं उनका जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के रूप में वो बंधे नहीं होते हैं। तो ये थी इनकी आणविक संरचना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है? उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बेलन की लंबाई के लिए जो होता है कैलिपर का उपयोग किया जाता है, और वृत्त के व्यास के लिए वर्निका का उपयोग किया जाता है। जो इसका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर। इसका अल्पतमांक जो होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 16 पर दिया गया है कि
वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। वाष्पन और क्वथन में अंतर बताना है तो लिख सकते हैं कि क्वथन, आँच के द्वारा किसी द्रव के खोलने को क्वथन कहते हैं। ठीक है, आँच के द्वारा यानी उसे हीट मिल रही है, उसके द्वारा किसी द्रव का खोलना। उसके बाद वाष्पन क्या होता है, और क्वथन के कारण या सामान्य रूप से द्रव के भाप बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। या तो जैसे कि पानी या द्रव कोई भी खोल रहा है उसको, उसके बाद वो द्रव भाप बनकर उड़ रहा हो, या फिर सामान्य रूप से जो द्रव भाप बनकर उड़ता है उसकी क्रिया को हम वाष्पन बोलते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि ऊर्जा की नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो भाई हम क्या समझते हैं, तो ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत जो हैं वो हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हमारे चारों ओर हैं, जिनकी लगातार पूर्ति होती रहती है। एग्जाम्पल क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी लगातार पूर्ति होती रहती है वातावरण में। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जिन्हें बनने में सैकड़ों लाखों वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस, तो ये क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय स्रोत, क्योंकि इनको बनने में सैकड़ों लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, भूमि पर एकदम पर्याप्त रूप से हमें नहीं मिल पाते हैं जल्दी से। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। तो समझते हैं क्या अंतर होता है इनमें पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर। तो पौधे क्या होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। लेकिन जंतु क्या होते हैं, जंतु विषमपोषी होते हैं, वो अन्य जीवों या कार्बनिक पदार्थों का सेवन करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो पोषण के आधार पर जो पादप और जंतु में डिफरेंस होता है वो ये। और आगे भी अपने जो हमारा बीटीसी है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के साथ लिए आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।